सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक में व्याकरण भाग के पाठ 5 पाठ का नाम है कृत प्रत्यय। इससे पहले हमने 4 पाठ पूर्ण कर लिए हैं। प्रिय छात्रों, प्रत्यय हिंदी में भी आपने प्रत्यय के बारे में सुन रखा है, आप जानते भी हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। उसी आधार पर आज हमको संस्कृत में प्रत्यय का ज्ञान दिया गया है। सबसे पहले हम पेज नंबर 104 पर दिए गए प्रत्यय के इस प्रारूप को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रत्यय दिया हुआ है। प्रत्यय के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। और फिर यहाँ कृत प्रत्यय के भेदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहला है कत्वा, दूसरी ल्यप, तीसरी तुमुन, चौथी कत, पांचवा कतवतु, छठवां सत्री, सातवां सानच, आठवां तव्यत और नौवां अनियर। तो इस पाठ में हमें केवल कृत प्रत्ययों का ज्ञान करना है और वे हैं कुल 9 प्रत्यय, जिनके नाम इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में कितने प्रत्यय माने जाते हैं, तो संस्कृत में प्रत्यय 5 माने जाते हैं। पहले प्रत्यय होते हैं सुप प्रत्यय, जिनको सुबंत कहते हैं। ये संज्ञा पदों में विभक्ति और वचन आदि के बारे में बताते हैं। सुप प्रत्यय होते हैं जो, जैसे हम रूप बनाते हैं ना पदों के, राम के, नदी के, भानु के, धेनु के, अनेक रूप आपने पढ़े हैं। तो वे जो रूप होते हैं उनमें विभक्ति और वचन बनाने के लिए सुप प्रत्ययों का उपयोग किया जाता है, उन्हें सुबंत कहते हैं। तो दूसरे प्रकार के प्रत्यय होते हैं तिन प्रत्यय, जिन्हें तिङंत कहते हैं। ये धातुओं के काल, पुरुष आदि के बारे में बताते हैं। और तीसरे नंबर की जो प्रत्यय होती है संस्कृत में, उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। ये धातुओं के नाम पद यानी संज्ञा पद बनाते हैं, कृत प्रत्यय जो होते हैं। और चौथे नंबर की जो प्रत्यय होती है तद्धित प्रत्यय, ये नाम पदों के विभिन्न रूपों का प्रयोग बताते हैं, इन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय वे होते हैं जो नाम पदों के स्त्रीवाचक रूप बनाते हैं। इस प्रकार से संस्कृत के अंदर प्रत्ययों के 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ केवल प्रत्यय के 3 भेद ही समझाए गए हैं। पहला नाम आया है कृत, दूसरा है तद्धित और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। और 8वीं के सिलेबस में केवल कृत प्रत्ययों के उपभेदों का ज्ञान कराया गया है, जो पहला है कत्वा, दूसरा ल्यप, तुमुन, कत, कतवतु, सत्री, सानच, तव्यत और अनियर। इस तरह पेज नंबर 104 पर दिए हुए इस प्रारूप से हम समझे हैं कि प्रत्यय होते हैं 3 मुख्य, जिनमें पहला कृत, दूसरा तद्धित, तीसरा स्त्री। आपको याद रखना है कि प्रत्यय कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला कृत, दूसरा तद्धित, तीसरा स्त्री। फिर कृत प्रत्यय के भेद आपको यहाँ अलग अलग रूप में समझने हैं। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 105 पर। सबसे पहले यहाँ दिया गया है, धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। यह परिभाषा आपने हिंदी में भी समझी होगी। धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं, यानी ये किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और ये शब्दांश होते हैं और ये प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के योग से भाषा में शब्दों का निर्माण होता है, इसलिए प्रत्यय का प्रयोग भाषा में होता है। तो सबसे पहले हमको प्रत्यय की परिभाषा समझनी है। धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय तथा स्त्री प्रत्यय। ये भी आपको नाम याद रखने हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय तथा स्त्री प्रत्यय। छात्रों के स्तर को ध्यान में रखते हुए यहाँ केवल कृत प्रत्ययों के बारे में ही बताया जा रहा है कि आपका जो स्टैंडर्ड है 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप, और आपको केवल कृत प्रत्ययों की जानकारी यहाँ दी जा रही है। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं ये बात आपको समझनी है। जो प्रत्यय धातुओं से संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि बनाने के लिए लगाए जाते हैं। मतलब धातुओं से संज्ञा बनानी है,
तो हमें कृत प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। विशेषण बनाना है तो कृत प्रत्यय, क्रिया विशेषण बनाना है तो कृत प्रत्यय। इस प्रकार से हम जान रहे हैं कि जो प्रत्यय धातुओं से संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि बनाने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आपको कृत प्रत्यय की जानकारी रखनी है, ध्यान रखना है। जो प्रत्यय धातुओं से संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि बनाने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। मतलब प्रत्यय के युग से जब शब्द बनता है नया तो उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। संस्कृत में मुख्य कृत प्रत्यय हैं कत्वा, ल्यप, तुमुन, कत, कत्वतु, सत्री, सानच, तव्यत तथा अनियर। इस प्रकार से यहाँ आपको प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद तथा कृत प्रत्यय की परिभाषा और बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। फिर मुख्य कृत प्रत्ययों की जानकारी यहाँ दी गई है। तो अब हम जुड़ते हैं। सबसे पहला और दूसरा जो प्रत्यय है वो एक साथ यहाँ आए हुए हैं, कत्वा तथा ल्यप प्रत्यय। प्रिय बालकों, यह ज्ञान आपको इसलिए ज़रूरी है कि पाठ के अंत में जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं तो वहाँ आता है कि निम्न शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो वहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल होती है कि कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय की पहचान के लिए हमें ये पाठ पढ़ना बहुत आवश्यक है जानकारी के लिए। तो कत्वा और ल्यप प्रत्यय के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, वाक्य में दो क्रियाओं के होने पर जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया में कत्वा या ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। ये दोनों प्रत्यय कर या कर के अर्थ के लिए लगाए जाते हैं। कत्वा में त्वा शेष रहता है और ल्यप में यह शेष रहता है, यानी शब्द के अंत में त्वा जुड़ता है और ल्यप के अंदर यह शेष रहता है। दोनों प्रत्ययों में अंतर केवल इतना है कि कत्वा प्रत्यय किसी भी धातु के बाद लगाया जाता है, जबकि धातु से पूर्व यदि उपसर्ग लगा हो तो उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए कत्वा के स्थान पर ल्यप लगाया जाता है। प्रिय छात्रों, यह बात यहाँ 3 पंक्तियों में लिख करके आपको समझाइए, लगभग 4 पंक्तियों में। और इस बात को समझना है हमको कि आप जानते हैं अंग्रेजी सेंटेंस भी आप बनाते हैं तो एक जैसे कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें 2 क्रियाएं होती हैं। जो सब्जेक्ट होता है पहली क्रिया पहले करता है, फिर बाद की क्रिया बाद में करता है। राम उठकर पढ़ने लगा। ठीक है, अब मैं बहुत सिंपल वाक्य के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ राम ने पहले जगने की क्रिया की, फिर पढ़ने की क्रिया की, है ना। सोनू जयपुर जाकर पढ़ाई करता है। तो पहले कौन सी क्रिया हुई? जाने की। फिर दूसरी क्रिया पढ़ने की। तो यहाँ बात आई है कि पहली जो क्रिया हुई उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? कत्वा या ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। ये ध्यान रखना। मतलब वाक्य में जब 2 क्रिया होती हैं पर जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया में कत्वा या ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। ध्यान रखना है कि पहली क्रिया में ही ये लगाए जाते हैं। दोनों प्रत्यय कर या कर के अर्थ में होते हैं। इनका अर्थ जो मीनिंग होता है, कत्वा का अर्थ होता है कर या करके। ठीक है, तो कत्वा में त्वा शेष रहता है। जिस शब्द के साथ त्वा प्रत्यय जुड़ता है उसके अंत में त्वा बोला जाता है और ल्यप में ये शेष रहता है। और दोनों प्रत्ययों में जो अंतर है वो यही है कि कत्वा प्रत्यय धातु के बाद लगाया जाता है और ल्यप किस कंडीशन में लगाया जाता है? ल्यप उस धातु के अंत में लगाया जाएगा जिससे पूर्व में उपसर्ग भी हो। मतलब उपसर्ग हो किसी धातु से पहले तो उसमें ल्यप लगेगा, और उपसर्ग नहीं हो तो वहाँ पे त्वा लगाया जाता है। एक बार और हम इसको पढ़ते हैं। वाक्य में 2 क्रियाओं के होने पर जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया में कत्वा या ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों प्रत्यय कर या कर के अर्थ के लिए लगाए जाते हैं। तीसरी बात, कत्वा में त्वा
तथा ल्यप में यह शेष रहता है। चौथी बात, दोनों प्रत्ययों में अंतर केवल इतना है कि कत्वा प्रत्यय किसी भी धातु के बाद लगाया जाता है, जबकि धातु से पूर्व यदि उपसर्ग लगा हो तो उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, बच्चे कत्वा और ल्यप में अंतर भी जानते हैं, समझते हैं, तो आपको भी कत्वा और ल्यप में अंतर समझना है और इनका प्रयोग कब कैसी अवस्था में किया जाता है और कौन सी धातु में किया जाता है। इस प्रकार से हमने ये जानकारी यहाँ प्राप्त की है। आइए उदाहरण से जुड़ते हैं। जैसे पठ धातु है प्लस कत्वा प्रत्यय जुड़ा है तो कत्वा का त्वा शेष रहता है, तो इससे शब्द बना पठित्वा। अब पठित्वा का अर्थ होता है पढ़कर, है ना। अब दूसरा शब्द आप देख रहे हैं स्था धातु है, स्था माने बैठना, स्थिर रहना। इसमें कत्वा जुड़ा है तो स्थित्वा शब्द बना। स्थित्वा मतलब बैठकर, स्थिर होकर, है ना। तो इस प्रकार से कर अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है। और यहाँ आपने देखा केवल धातु है और धातु के बाद में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऊपर जो बात हमें समझाई गई थी कि कत्वा प्रत्यय केवल धातु के अंत में लगता है और उसका त्वा शेष रहता है और कर अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि धातु से पूर्व उपसर्ग हो, अब आप दूसरी कंडीशन यहाँ देख रहे हैं कि पहले उपसर्ग लगा हुआ है, फिर बीच में धातु है, फिर उसके बाद में प्रत्यय है, तो यह लिप की जानकारी है। लिप तभी लगता है जब धातु से पहले उपसर्ग हो। जैसे आप देख रहे हैं अनु उपसर्ग है, भू धातु है, लिप प्रत्यय है, तो लिप का यह शेष रहता है। तो बनने वाला शब्द आप देख रहे हैं अनुभूय। अनुभूय मतलब अनु प्लस भू प्लस लिप, अनुभूय। तो यह जो है ना, ये अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी प्रत्यय। जैसे पठित्वा, तो पठित्वा में त्वा बोल रहा है ना अंत में, तो आप इसमें त्वा प्रत्यय जो त्वा शेष रहता है वो कत्वा का रहता है, तो आप यहाँ लगाएंगे पठ धातु कत्वा प्रत्यय। अब अनुभूय शब्द है, तो अनुभूय में आपको पहचान रखनी है ये की कि अंत में ये आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिप प्रत्यय, लिप में ही जो है ये शेष रहता है, मतलब पै का लोप हो जाता है, ले का लोप हो जाता है और ये शेष रहता है। ठीक है, तो अनु प्लस भू प्लस लिप का बनता है अनुभूय। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं प्रय प्लस नम प्लस लिप। प्रय उपसर्ग है, नम धातु है और लिप प्रत्यय है, तो इससे बनने वाला शब्द होता है प्रणम्य, है या शेष रहता है। इस शब्द में आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से कत्वा और लिप प्रत्यय में जो अंतर है, जो डिफरेंट है, वो यही है कि कत्वा प्रत्यय तो धातु के अंत में लगता है सीधा ही, लेकिन लिप प्रत्यय जो होता है ना, उसमें धातु से पहले उपसर्ग भी होता है, फिर उसके बाद में लिप लगाया जाता है। अब किसी शब्द को हमने पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। पहचान का आधार यही है कि उसमें त्वा शेष मिलेगा, अंत में त्वा की आवाज़ आएगी और उसमें यह शेष रहेगा। इस प्रकार से कत्वा और लिप प्रत्यय की जानकारी आपको याद रखनी होगी और इनमें अंतर भी समझना होगा। प्रिय छात्रों, पहली और दूसरी प्रत्यय को एक साथ यहाँ समझाया इसलिए गया है क्योंकि दोनों का अर्थ एक है, एक ही अर्थ में प्रयोग होती है। इनका अर्थ होता है कर या कर के अर्थ में। ठीक है, प्रणम्य का मतलब होता है प्रणाम करके। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे नंबर की जो कृत प्रत्यय है उसका नाम है तुमुन प्रत्यय। तुमुन तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है, तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है और इसका अर्थ होता है के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है। तुमुन में तुम शेष रहता है, तो ये ध्यान रखना है कौन सी प्रत्यय में कौन सा जो शब्द है अंश है वो शेष रहेगा। ये शेष वाला शब्द आपको याद रहेगा ना, तो ही आप शब्दों में प्रत्यय की पहचान कर पाओगे। तो तुमुन का तुम शेष रहता है ना। तो अब हाँ, उदाहरण से आप देख रहे हैं पठ प्लस तुमुन, तो तुमुन में तुम शेष रहा है, इसलिए बनने वाला शब्द होगा पठितुम। पठितुम मतलब पढ़ने के लिए है। गम प्लस तुमुन, तुमुन में तुम शेष रहता है, इसलिए शब्द बना गंतुम। तो देख लें, दोनों उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पठितुम में तुम शेष रहता है और गंतुम में तुम भी, यहाँ भी तुम आया है। तो तुम जो ध्वनि है यही तुमुन प्रत्यय की पहचान होती है। ठीक है, पठ प्लस तुमुन से शब्द बना पठितुम। अब गम प्लस तुमुन से बना गंतुम। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है छात्र यह भी ध्यान रखें कि कत्वा ल्यप तथा तुमुन प्रत्यय युक्त शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात उनके रूप नहीं चलते। ठीक है, अब जो पठितुम शब्द बना, गंतुम शब्द बना, इनका कोई रूप नहीं बनता, ये अव्यय माने
जाते हैं। पठ के तो चलते हैं रूप, लेकिन पठतुम के नहीं चलते, क्योंकि पठतुम जो शब्द है वो प्रत्यय के योग से बना है। अब आप मतलब इसमें कोई विशिष्ट बात नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आई हो, तो मेरा मतलब है कि आप कत्वा और लिप प्रत्यय के भेद को समझ रहे हैं। उनका अर्थ भी आपको जानना है, कर या कर के अर्थ में, और तुमुन का अर्थ होता है के लिए के अर्थ में, है ना। तो इस प्रकार से तुमुन का तुम शेष रहता है, और इससे जो शब्द बनते हैं उनके कोई रूप नहीं चलते। अब चौथी और पांचवी प्रत्यय जो हैं वो एक साथ यहाँ देख रहे हैं, कत और कतवतु प्रत्यय। भूतकाल की क्रिया को यानी पास्ट टेंस की जो वर्ब है ना उसको प्रकट करने के लिए दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, उसी तरह से हमारे यहाँ धातु में कत और कतवतु प्रत्यय लगाई जाती हैं जो क्रिया भूतकाल में समाप्त हो चुकी है। उसमें भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि कत प्रत्यय क्रमवाच्य तथा भाववाच्य में लगता है तथा कतवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में लगाया जाता है ना। अब हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से उदाहरणों में हम समझें इसको। जैसे कत में त शेष रहता है और कतवतु में तवत शेष रहता है, ये ध्यान रखना है। कत में त शेष और कतवतु में तवत शेष रहता है, इसमें कै साइलेंट हो जाएगा, दोनों का ही कै साइलेंट हो जाता है और ये शेष रहता है। कत प्रत्यय लगने पर शब्द अकारांत बनते हैं। अकारांत तथा उनके रूप पुल्लिंग में आकारांत पुल्लिंग की तरह और स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग की तरह तथा नपुंसकलिंग में अकारांत नपुंसक शब्दों की तरह चलते हैं। कतवतु प्रत्यय लगने के बाद शब्द हलंत बनता है। पुल्लिंग में उनके रूप बलवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी कि कत प्रत्यय के योग से तो पुल्लिंग शब्द बनते हैं, ये ध्यान रखना, और उनके रूप पुल्लिंग अकारांत की तरह बनाए जाएंगे। और जो कतवतु प्रत्यय है ना वो स्त्रीलिंग की तरह उनके रूप चलते हैं, तो ये शब्द बनाने में प्रयोग की जाती हैं प्रत्यय। तो ये ध्यान रखना है, कत और कतवतु प्रत्यय ऐसी प्रत्यय हैं जो भूतकाल की क्रिया को प्रकट करती हैं, और कत प्रत्यय का जो है त शेष रहता है और कतवतु का तवत शेष रहता है। ये ध्यान रखने की जो बात है आपको। और कत प्रत्यय लगने पर शब्द अकारांत बनते हैं, उनके रूप पुल्लिंग में अकारांत पुल्लिंग शब्दों की तरह और स्त्रीलिंग में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की तरह चलते हैं, और नपुंसक में नपुंसक रूप में चलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि कत प्रत्यय लगने से शब्द अकारांत बनते हैं, मतलब जिनके अंत में ए आता है, और कतवतु प्रत्यय लगने से शब्द हलंत वाले बनते हैं जिनमें अंत में हलंत आता है। जैसे बलवत शब्द आप देख रहे हैं, इनके रूप नदी की तरह चलते हैं। आइए हम कत और कतवतु प्रत्यय के योग से बने विभिन्न लिंगों में शब्द का ज्ञान करते हैं। जैसे पठ प्लस कत से शब्द बना पठत है। अब पुल्लिंग में रूप बनेंगे पठित, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम। और जैसे पा प्लस कत से बना पीतः मतलब पिया, अब स्त्रीलिंग में पीता और नपुंसक लिंग में पीतम। ऐसे गम प्लस कत में गतः शब्द बना पुल्लिंग में, और गतः स्त्रीलिंग में, और गतम नपुंसक लिंग में रूप बनते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कत में त शेष रहता है और कतवतु में तवत शेष रहता है। तो ये उदाहरण आपने देखे जो हैं, धातु के बाद प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पठ प्लस कत, पा प्लस कत, गम प्लस कत, तो शब्द बना पठित पठिता पठितम, पीतः पीता पीतम, गतः गता गतम। ये भूतकाल की क्रिया होती है। पठिते का मतलब पिया, ठीक है, और पीते का मतलब पठ का मतलब पठिते का मतलब पढ़ा, और पीते का मतलब पिया, और गते का मतलब गया। और यहाँ आप देख रहे हैं तवतु का पठ प्लस कतवतु प्रत्यय लगने से पठित वान, पठितवती, पठितवत, और पा प्लस कतवतु लगने से पीतयान, पीतवती, पीतवत, और गम प्लस कतवतु लगने से गतयान, गतवती और गतवत। इस प्रकार से ये समझना है आपको कि
धातु के अंत में कत जुड़ता है तो तय शेष रहता है शब्द के अंत में, और कतवतु जुड़ता है तो यहाँ पे तवत शेष रहता है। तवत का मतलब और हिंदी की तरह यहाँ पे वान या वती शब्द भी लगाया जाता है कतवतु की पहचान के शब्दों के अंत में। तो आपने यहाँ देखा है इस पेज पर सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा। आप जानते हैं धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है, और धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु के साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ आपने उदाहरणों में समझा है। तो आज आप ये भिन्न प्रत्यय की जो जानकारी आपको दी गई है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उससे आगे आपको बताया गया है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, और मुख्य कृत प्रत्यय के नाम आपको याद रखने हैं। प्लस कत्वा, सबसे पहली जो प्रत्यय आपको बताई गई है कत्वा और लेप, इनकी पहचान और इनके बारे में जानकारी आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ नंबर 3 पर तुमुन प्रत्यय दिया गया है। तुमुन प्रत्यय की जानकारी आपको रखनी है। इसी के साथ साथ कत और कतवतु प्रत्यय का विज्ञान आपको रखना होगा। और ये सब जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं व्याकरण भाग में, ये हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में सिलेबस में शामिल है। तो इसका ज्ञान आपको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। आप देख